जय हिंद बच्चों, मैं गजेंद्र कुमार मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल से। आज हम कक्षा 11 के भौतिक शास्त्र फिजिक्स के 15वें अध्याय तरंगें वेव्स का अध्ययन करेंगे। वेव्स तरंगें। यदि तालाब के स्थिर जल में एक पत्थर का टुकड़ा डाल दें तो हम देखते हैं कि जल में पत्थर डालने के स्थान पर संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में विक्षोभ डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाता है, जो बिना रूप बदले समान चाल से बाहर की ओर चलने लगता है और तालाब के किनारे तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार यदि रस्सी के एक सिरे को ऊर्ध्वाधर दीवार में लगे हुक से बांधकर दूसरे सिरे को हाथ से पकड़कर ऊपर नीचे हिलाते हैं तो रस्सी में भी विक्षोभ उत्पन्न हो जाते हैं, जो बिना रूप बदले नियत चाल से रस्सी के सहारे आगे बढ़ते जाते हैं। जल की सतह पर उत्पन्न अथवा रस्सी में उत्पन्न विक्षोभ को यांत्रिक तरंगें कहते हैं। वह विक्षोभ जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक माध्यम के बिना प्रवाह के स्थानांतरित करता है, तरंगें कहलाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि तरंगें ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती हैं। तरंगें तीन प्रकार की होती हैं: यांत्रिक तरंगें मैकेनिकल वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, द्रव तरंगें मैटर वेव्स। यांत्रिक तरंगें मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंगें किसी द्रवात्मक माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ होता है जो बिना रूप बदले स्थिर चाल से आगे बढ़ता है। जल में उत्पन्न तरंगें, रस्सी में उत्पन्न तरंगें, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगें, ध्वनि तरंगें आदि यांत्रिक तरंगों के उदाहरण हैं। ये तरंगें किसी द्रवात्मक माध्यम में ही संचारित होती हैं, अर्थात इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ये तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत दोलन करते हैं। गामा किरणें गामा रेज, एक्स किरणें एक्स रेज, परावैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज, प्रकाश किरणें विजुअल रेज, अवरक्त किरणें इंफ्रारेड, माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगें, रेडियो वेव्स रेडियो तरंगें आदि विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण हैं या विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के भाग हैं। द्रव तरंगें मैटर वेव्स। गतिशील कणों से संबद्ध तरंगों को द्रव तरंगें या डी ब्रोगली तरंगें कहते हैं। ये तरंगें दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होती। द्रव तरंगों का इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी के निर्माण में इन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तरंग संचरण वेव प्रोपगेशन। जल की सतह में उत्पन्न तरंगें, रस्सी में उत्पन्न तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार संचारित होती हैं, इसके लिए हम निम्नानुसार प्रयोग करते हैं। कॉर्क या कागज के कुछ टुकड़े लेते हैं, इन्हें जल की स्थिर सतह पर डाल देते हैं। अब एक छड़ को जल में डुबाकर जल की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। हम पाते हैं कि एक के बाद एक सभी टुकड़े ऊपर नीचे दोलन करने लगते हैं। छड़ के पास वाले कॉर्क या कागज टुकड़ा पहले दोलन करता है और दूरस्थ टुकड़ा सबसे अंत में दोलन करता है। यदि किसी क्षण समस्त टुकड़ों के दोलनों का अवलोकन करें तो हम
पाते हैं कि भिन्न भिन्न टुकड़ों के दोलनों की अवस्था अर्थात कलाएं फेज भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ टुकड़े माध्य स्थिति में होते हैं, कुछ टुकड़े ऊपर की ओर गति करते हैं, कुछ टुकड़े नीचे की ओर गति कर रहे होते हैं, किंतु कोई भी टुकड़ा तरंग के साथ आगे की ओर नहीं बढ़ता है। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि जब कोई तरंग किसी माध्यम में आगे की ओर बढ़ती है तो माध्यम का प्रत्येक कण माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्त गति करता है। यद्यपि भिन्न भिन्न कणों में दोलनों की अवस्था अर्थात कलाएं भिन्न भिन्न होती हैं। जब कोई तरंग इस माध्यम में संचारित होती है तो माध्यम का प्रत्येक कण अपनी गति को समीपवर्ती कण को दे देता है। यह कण अपनी गति को अन्य समीपवर्ती कण को दे देता है। यही क्रिया जारी रहती है। इस प्रकार के द्वारा ऊर्जा और संवेग का संचार करती हैं, किंतु माध्यम का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है। यांत्रिक तरंगों के प्रकार, काइंड्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। जब किसी माध्यम में प्रगामी तरंगें अर्थात जो एक स्थान पर उत्पन्न होकर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ती रहती हैं, तो माध्यम के विभिन्न कण अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। तरंग संचरण की दिशा के सापेक्ष माध्यम के कणों के कंपनों की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगें और दूसरा अनुदैर्ध्य तरंगें। अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव। जब किसी माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में ऊपर की ओर धनात्मक दिशा में अधिकतम विस्थापन को स्रंग या क्रस्ट कहते हैं तथा नीचे की ओर ऋणात्मक दिशा में अधिकतम विस्थापन को गर्त या ट्रफ कहते हैं। स्रंग गर्त की ये स्थितियां बराबर दूरी पर रहते हुए तरंग संचरण की दिशा में आगे बढ़ती हैं। दो क्रमागत स्रंगों के बीच की दूरी या दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी को अनुप्रस्थ तरंग की तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है तो माध्यम में उत्पन्न तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। जब किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंगें संचारित होती हैं तो माध्यम के कणों के कंपन अनुदैर्ध्य कंपन करते हैं, अर्थात अनुदैर्ध्य कंपन वे कंपन होते हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन करते हैं। यदि हम एक लंबा स्प्रिंग लेकर उसे एक सिरे को दृढ़ आधार से कसकर दूसरे सिरे को लंबाई के अनुदिश आगे पीछे करते हैं तो प्रत्येक फेरा टर्न लंबाई के अनुदिश कंपन करता है। इसमें उत्पन्न तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। जिन स्थानों पर माध्यम में कण पास पास होते हैं वे संपीड्य तथा जिन स्थानों पर माध्यम के कण दूर दूर होते हैं वे विरल कहलाते हैं। आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम, एम्पलीट्यूड। जब किसी माध्यम से होकर कोई तरंग गुजरती है तो माध्यम का प्रत्येक कण माध्य स्थिति के दोनों ओर आवर्त गति करने लगता है। माध्य स्थिति के किसी एक ओर कण के अधिकतम विस्थापन को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है क्योंकि यह एक दूरी है। आवर्त काल, टाइम पीरियड। जब कोई तरंग किसी माध्यम में गमन करती है तो माध्यम के किसी कण को एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसे उस तरंग का आवर्त काल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकंड होता है क्योंकि यह एक समय है। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। जब कोई यांत्रिक तरंगें किसी माध्यम में गमन करती हैं तो माध्यम का कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन पूर्ण कर लेता है उसे उस तरंग की आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू, एन या एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कंपन प्रति सेकंड अथवा हर्ट्ज है।
कला फेज। माध्यम में प्रगामी तरंगों के संचरण होने पर कंपन करने वाले प्रत्येक कण की स्थिति तथा गति की दिशा लगातार बदलती है। कंपन करते हुए किसी कण की स्थिति क्षण पर स्थिति व गति की दिशा की जानकारी जिस राशि से होती है उसे हम कण की कला कहते हैं। अर्थात कला या फेज से हमें यह पता चलता है कि कण की स्थिति और दिशा क्या है। तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ। जब कोई यांत्रिक तरंगें किसी माध्यम में गमन करती है तो माध्यम के कण के एक पूर्ण कंपन करने में जितनी दूरी तय करती है उसे तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। कंपन करने वाले कण अथवा कंपन करने वाले कण के एक आवर्त काल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को उस तरंग का तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तरंग संचरण स्थिरांक प्रोपगेशन कांस्टेंट। एकांक दूरी पर स्थित दो कणों के मध्य कालांतर को संचरण स्थिरांक कहते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? संचरण स्थिरांक को कोणीय तरंग संख्या भी कहते हैं। यदि किसी तरंग का तरंग दैर्ध्य लैम्डा है तो लैम्डा दूरी पर स्थित माध्यम के दो कणों के बीच 2 पाई का कालांतर होगा। अतः एकांक दूरी पर स्थित दो कणों के मध्य कालांतर 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा होगा। अतः k बराबर 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। k का SI मात्रक रेडियन प्रति मीटर है। प्रगामी तरंग और उसका विस्थापन समीकरण। प्रोग्रेसिव वेव्स एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। जब किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर संचारित होता है तो माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को प्रगामी तरंग कहते हैं। प्रगामी तरंग अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों हो सकती हैं। जब प्रगामी तरंग के संचरण के दौरान माध्यम का प्रत्येक कण सरल आवर्त गति करता है तो उस तरंग को समतल प्रगामी तरंग कहते हैं। प्रगामी तरंग का समीकरण। मान लो प्रगामी तरंग किसी माध्यम में x अक्ष के धनात्मक दिशा में गमन कर रही है। तरंग का स्रोत मूल बिंदु O पर स्थित है। तब किसी क्षण t पर बिंदु O पर स्थित कण का विस्थापन y बराबर a sin ओमेगा t, जहाँ a आयाम ओमेगा कोणीय आवृत्ति है। मान लो मूल बिंदु से h दूरी पर एक कण p है। मान लो समय t पर इस बिंदु पर कंपन की कला बिंदु q पर कंपनों की कला फाई कोण पीछे है। तब बिंदु P पर विस्थापन निम्न प्रकार होगा। फाई कला से पीछे है तो हम इसे ओमेगा t में से फाई को माइनस कर देंगे। हमें प्राप्त होगा y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस फाई। यदि प्रति एकांक दूरी पर कला परिवर्तन को k से प्रदर्शित करें तो फाई बराबर kx, k को संचरण स्थिरांक कहते हैं। तब हमें फाई की जगह हम पुट कर देंगे फाई बराबर kx। तब हमें प्राप्त होगा y बराबर a साइन ओमेगा t माइनस kx। यह समीकरण प्रगामी तरंग का विस्थापन समीकरण कहलाता है। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव। जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर स्थित कण का परिणामी विस्थापन उन तरंगों के कारण उत्पन्न अलग अलग विस्थापन के सदिश योग के बराबर होता है। इस सिद्धांत को हम तरंग के अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। मान लो माध्यम के किसी कण पर n तरंगें एक साथ एक ही समय पर पहुंचती हैं तथा प्रत्येक तरंग के कारण उसके विस्थापन क्रमशः
y1, y2, y3 डैश 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 yn है तो तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार y वेक्टर बराबर y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस डैश 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 yn। यह सिद्धांत सर्वप्रथम हाइगेन ने प्रकाश तरंगों के लिए प्रतिपादित किया था, किंतु यह सिद्धांत अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों तरंगों के लिए समान रूप से सत्य है। यह सिद्धांत विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी सत्य है, किंतु बड़े आयाम की तरंगें जैसे भूकंप, विस्फोट के समय या प्रतिघात या लेजर किरणों के लिए लागू नहीं होता है। व्यतिकरण इंटरफेरेंस, जब समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक ही दिशा में चलकर अध्यारोपित होती हैं तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर ध्वनि की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है एवं कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं, संपोषी व्यतिकरण कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब तीव्रता का परिणाम अधिकतम होता है तो उसे संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। जब तीव्रता का परिणाम न्यूनतम होता है तब उसे विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तरंगों का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, जब कोई तरंग किसी संगामी माध्यम में चलकर अन्य माध्यम की परिसीमा से टकराती है तो कुछ नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को तरंग का परावर्तन कहते हैं। ध्वनि तरंगों का परावर्तन उन्हीं नियमों के द्वारा होता है जिन नियमों द्वारा प्रकाश तरंगों का परावर्तन होता है। आप्रगामी तरंगें स्टेशनरी वेव, बद्ध माध्यम बाउंडेड मीडियम, उस माध्यम को बद्ध माध्यम कहते हैं जिसकी निश्चित परिसीमा होती है। आप्रगामी तरंगें स्टेशनरी वेव, जब समान आयाम तथा आवृत्ति की दो प्रगामी तरंगें किसी बद्ध माध्यम में एक ही चाल से एक ही मार्ग पर विपरीत दिशा में गति करती हैं तो उनके अध्यारोपण के कारण उत्पन्न तरंगों को आप्रगामी तरंगें कहते हैं। यह तरंगें किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ती बल्कि अपने स्थान पर रहकर फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। उदाहरण, जब दोनों सिरों पर कसे हुए किसी तार को थोड़ा सा खींचकर छोड़ देते हैं तो तार में अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं जो कसे हुए सिरों से परावर्तित होती हैं। आपतित और परावर्तित तरंगों के अध्यारोपण के कारण कसे हुए तार में आप्रगामी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। निस्पंद और प्रस्पंद, नोड एंड एंटी नोड, जब किसी बद्ध माध्यम में आप्रगामी तरंगें बनती हैं तो माध्यम के कुछ बिंदुओं पर कण सदैव स्थिर रहते हैं अर्थात उनका विस्थापन शून्य होता है। इन बिंदुओं को निस्पंद कहते हैं। इसके विपरीत कुछ बिंदुओं पर कणों का विस्थापन सदैव अधिकतम होता है। इन बिंदुओं को प्रस्पंद कहते हैं। निस्पंद पर कणों का वेग शून्य होता है तथा प्रस्पंद पर कणों का वेग अधिकतम होता है। इस प्रकार निस्पंद उन बिंदुओं को कहते हैं जहां पर कणों का विस्थापन और वेग सदैव शून्य होता है, निस्पंद अर्थात नॉट, तथा प्रस्पंद उन बिंदुओं को कहते हैं जहां पर कणों का विस्थापन और वेग अन्य कणों की तुलना में अधिकतम होता है, प्रस्पंद अर्थात एंटी नोड। आप्रगामी तरंग का प्रदर्शन किया गया है जिसमें निस्पंदों को N से तथा प्रस्पंदों को A से प्रदर्शित किया गया है। ध्वनि में डॉपलर प्रभाव, डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड। साधारण अनुभव की बात है कि जब कोई इंजन प्लेटफॉर्म की ओर आता है तो सीटी की आवाज़ तीक्ष्ण अर्थात श्रिल होती है अर्थात आवृत्ति
बढ़ती हुई प्रतीत होती है। इसके विपरीत जब इंजन प्लेटफॉर्म से दूर जाता है तो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को उसकी सीटी की आवाज़ मोटी होती हुई अर्थात आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है, किंतु यदि इंजन प्लेटफॉर्म से कुछ दूरी पर स्थिर खड़ा हो तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन महसूस नहीं होता। इसी प्रकार जब हम सड़क पर जा रहे होते हैं और एक ट्रक हॉर्न बजाता हुआ हमारी ओर आता है तो हॉर्न की ध्वनि तीक्ष्ण होने लगती है, किंतु जब ट्रक हमसे दूर निकल जाता है तो हॉर्न की ध्वनि मोटी होने लगती है। इस प्रकार जब श्रोता और ध्वनि दोनों स्थिर होते हैं तो श्रोता को उसी आवृत्ति की ध्वनि सुनाई देती है, अर्थात जब किसी ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में कुछ परिवर्तन प्रतीत होता है। इस परिवर्तन को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। सामान्यतः 3 परिस्थितियों में ध्वनि के लिए डॉपलर प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नंबर 1, जब ध्वनि स्रोत गतिमान है और श्रोता स्थिर है। नंबर 2, जब ध्वनि स्रोत स्थिर है और श्रोता गतिमान है। नंबर 3, जब ध्वनि स्रोत और श्रोता दोनों गतिमान हैं। आभासी आवृत्ति की गणना करते समय ध्वनि संचरण की दिशा सदैव ध्वनि स्रोत से श्रोता की ओर ली जाती है। जब ध्वनि स्रोत गतिमान है और श्रोता स्थिर है। स्थिति 1, मान लो S ध्वनि स्रोत है तथा O श्रोता है। ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति n तथा ध्वनि का वेग v है। मान लो SO बराबर v। यदि ध्वनि स्रोत स्थिर है तो उसमें 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाली n तरंगें v दूरी में फैल जाएंगी। वास्तविक तरंग दैर्ध्य हमें प्राप्त होगा लैम्डा बराबर v/n। ध्वनि स्रोत S वेग vs से श्रोता O की ओर चल रहा है, तब उससे 1 सेकंड में उत्सर्जित होने वाली n तरंगें v दूरी की वजह v माइनस s दूरी तक सिमट जाएंगी, क्योंकि ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर गति कर रहा है। इसलिए 1 सेकंड में ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर vs दूरी तक तय कर लेगा। आभासीय तरंगदैर्ध्य लैम्डा डैश बराबर v माइनस vs डिवाइडेड बाय n। यदि आभासी आवृत्ति n डैश हो तो n डैश बराबर v/ लैम्डा डैश। यहाँ लैम्डा डैश की वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमें प्राप्त होगा v डिवाइडेड बाय v माइनस vs डिवाइडेड बाय n। n थर्ड टाइम है, ऊपर पहुँच जाएगा। हमें आभासी आवृत्ति प्राप्त होगी n डैश बराबर v डिवाइडेड बाय n डैश बराबर v डिवाइडेड बाय v माइनस vs इंटू n, अर्थात वास्तविक आवृत्ति। यदि v ग्रेटर देन v माइनस vs देन n डैश ग्रेटर देन n, अतः आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से अधिक होगी। स्थिति 2, यदि श्रोता vs वेग से स्थिर श्रोता से दूर जा रहा है, तब आभासी आवृत्ति के समीकरण में vs के स्थान पर माइनस vs लिखेंगे, तब हमें प्राप्त होगा आभासी आवृत्ति n डैश बराबर v डिवाइडेड बाय माइनस ब्रैकेट माइनस vs ब्रैकेट बंद इंटू n। तब हमें आभासी आवृत्ति n डैश प्राप्त होगी n डैश बराबर v डिवाइडेड बाय v प्लस vs। यदि v लेस देन v या v छोटा है v प्लस vs से, तब हमें प्राप्त होगा
एन डैश छोटा होगा एन से। अतः आभासीय आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से कम होगी। जब ध्वनि स्रोत श्रोता की ओर चलता है तो उसकी आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, जब श्रोता से दूर जाता है तो उसकी आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है।